सभी आ गए? चालू कर दिया? सभी आ गए ना? अब हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो राज्यसभा होगा। क्या? हेडिंग डाल लीजिए राज्यसभा। हेडिंग डाल लीजिए राज्यसभा। $79 to $80 $79 to $80 गेट लगा तुझे, गेट लगा। 79 to 80 ठीक है। लिखिए इसको, थोड़ा तेज नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है, फीवर सा लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं कल क्लास ले पाऊंगी कि नहीं, देखती हूँ। क्या था इसको? उच्च सदन, स्थायी सदन एवं राज्यों का सदन कहा जाता है। ठीक है, हेडिंग डालिए संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? लिखिए इसमें सदस्यों की कुल संख्या, इसमें सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, 250 में से 238 सदस्य किसमें से? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं। नोट करके लिखिए राज्यों में से राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का प्रावधान अनुसूची 4 में दिया गया है। जो चौथी अनुसूची है वो ये बताती है कि कितने राज्यों से कितने लोग कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में। इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? राज्यसभा करता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? और दूसरा अभी पढ़ रहे हो भैया, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है वो कहाँ से लिया गया है? और क्या लिया गया है? निर्वाचक मंडल याद है राष्ट्रपति का?
उसको जो याद है, मैं बार बार कहती, जो याद है उसको याद मत करो, डीपीएसपी तो याद होगा, अब बाकी का याद करो कि राज्यों में मनोनयन जो 12 सदस्य किए जाते हैं वो आयरलैंड से लिए जाते हैं, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का आयरलैंड से लिया, तो ये पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अधिकतम सीट यूपी से 31, अधिकतम सीट यूपी से 31 है और न्यूनतम पुदुचेरी 1, न्यूनतम पुदुचेरी 1। निर्वाचन हेडिंग डाल लीजिए, राज्यसभा में कैसे सदस्यों का निर्वाचन होता है। हालांकि राष्ट्रपति में मैंने वो प्रोसेस नहीं बताई थी, तो वो बाद में बता दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैंने लिख रखा है कि वो बताना है। लिखिए, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर, अप्रत्यक्ष रूप से, फिर डैश हेडिंग मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आगे करके लिखिए, इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब जो विधानसभा के लोग हैं, ठीक है, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो अपने सदस्यों को, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी बेसिस पे राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, एकल मत होता है, हस्तांतरणीय होता है, यही तो होता है। तो डैश करके लिख लो, सदस्यों द्वारा किया जाता है, डैश। पहला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, मतलब हर किसी का अनुपात में सीटें बटी रहती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। अभी जल्दी में एक और क्वेश्चन आया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बोला था, आप लोगों से याद हो, मैंने बोला था इसमें हर एक कितना भी अल्पसंख्यक क्यों ना हो उसकी भी भागीदारी होती है, तो उसमें वही ऑप्शन सही था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एकल संक्रमणीय मत, एक ही मत होता है और हस्तांतरित होता है, एकल संक्रमणीय मत। नेक्स्ट लिखिए, कार्यकाल, हेडिंग डालिए, इसमें इतना ही है, कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल शपथ ग्रहण के दिन से, मैंने क्या बोला था, दो चीजें बोली थी छोटी छोटी वाली, क्या, सदस्यों का कार्यकाल कब से और सदन का कार्यकाल कब से होता है, बताओ, याद है या नहीं, हाथ खड़े करो जिनको याद है, और किसी को याद नहीं, हमारी भी ले लो, नीचे जा रहे हैं, उधर ले लो, हमको भेजनी रहती है, नीचे जाओ, किस किस को याद है, खड़ा करो, ऐसे करो, बाकी बच्चे याद है तो मुझे क्या बोलो, तो मेरे कैंपस को ना हमको नहीं जो उनको फिर उसको टैबलेट से ट्रांसफर करेंगे। सब बच्चे आ रहे हैं, आ रही हूँ मैं, तो कहाँ से क्या था, क्या कह रही थी मैं, कार्यकाल, कार्यकाल निकाल रही थी ना, तो इनका कार्यकाल क्या होगा, हाँ मैं जो पूछ रही थी इम्पोर्टेंट, बोलो आपको याद है, बाकी सब क्या करते रहते हो, कितनी छोटी चीज थी, याद है, शपथ से किसका होता है, सदस्य जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से उनका कार्यकाल जोड़ा जाता है, और सदन का जिस दिन उनकी पहली बैठक होती है, अब याद आया, आया कि नहीं, तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना जिस दिन पहली बैठक वहीं से उनका कार्यकाल जोड़ा जाता है, सदन का कब से, पहली बैठक से, और सदस्यों का जिस दिन वो शपथ लेते हैं, ठीक ना।
लेने के लिए। मान लो कुछ ऐसा हुआ उस दिन शपथ नहीं दिलवा पाई तो हम उस दिन को काउंट नहीं करेंगे फिर, ठीक है। बस कहने का मतलब इतना है। मान लो कोई सिचुएशन दे दे आपको कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ और फिर उस दिन सदन तो चला लेकिन सदस्यता नहीं हो पाई, तो क्या वो कार्यकाल जोड़ा जाएगा? क्या उस दिन की सदस्य मतलब वो सदन के सदस्य माने जाएंगे? नहीं, जब तक क्या ना हो जाए, शपथ ना हो जाए, ठीक है। और ऐसे कौन है जिनकी जो शपथ है वो किसमें नहीं है? अनुसूची में नहीं है, उनके अलग से आर्टिकल दिए गए हैं। और सबकी शपथ है। आप जब अनुसूचियां याद करते हो तो अनुसूची 3 में शपथें हैं या नहीं है? तो जब शपथ याद कर रहे हो तो आप सबकी याद करते होगे। अब ये इंपॉर्टेंट ये कि किनकी नहीं है बस वो याद करो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोई शपथ नहीं है उसमें, ठीक है। कैबिनेट का दर्जा किन दो मंत्रियों को मिलता है? विपक्ष का नेता होता वो कैबिनेट दर्जे का मंत्री होता, दूसरा नीति आयोग का उपाध्यक्ष। इतना क्लियरली पढ़ाने के बाद आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे? इसलिए मैं कह रही हूँ आज जो मैं स्ट्रैटेजी बनाई है, जो सीरियस है, जो गंभीर है, सभी लोग अपना आज से पढ़ना शुरू करेंगे। 5 घंटे है ना, 5 घंटे ना से, लेकिन आज से शुरुआत हो जानी चाहिए। अब ये मत सोचना कल पूरे 5 घंटे मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद आप अपने कामों में लग जाए, आप घर जाएं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें। उसके बाद मैं ये नहीं कहती 5 घंटे पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ लेना। ये तो लगेगा तुमने कुछ तो शुरुआत की। हमारा हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा इम्पोर्टेंट होता है। आप अभी अगर पढ़ेंगे जाके तो आपको उसका मिलेगा वापस। ये नहीं कि आप कल पढ़ोगे तो फिर पीछे हो जाओगे लोगों से। एक एक समय की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम है तो गंभीरता होनी चाहिए आपके व्यवहार में पढ़ाई को लेकर, ठीक है। दूसरा लिखिए, सदस्यों का कार्यकाल शपथ के दिन से 6 वर्ष तक होता है। शपथ के दिन से 6 वर्ष तक होता है। दूसरा, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। यह कभी भंग नहीं हो सकता। लास्ट टाइम पीसीएस में पूछा गया था विधान परिषद को लेकर, जैसे सबको पता था राज्यसभा को लेकर, उन्होंने विधान परिषद दे दिया, आप बताओ क्या करो। तो वही सेम प्रोसेस इसके लिए भी है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से ऑप्शन बनाए थे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सरल भाषा में कॉन्सेप्ट समझा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और नए आते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं और नए आते हैं। मुझे लगता है मुझे अपना मलेरिया चेक करा देना चाहिए, इस समय मच्छरों का बहुत प्रकोप है। मच्छरों का वैसे भी हाँ रुक जाता तो फिर कल से तेज आ रहा है। कल आया था सुबह, ठीक है, उसके बाद मैंने दवा खा ली, फिर मैं पूरे दिन लाइब्रेरी नहीं जा पाई। फिर रात में फिर आ गया, फिर मैं दवा लेके आई। हालांकि दवा अभी मैंने खाई ली, लेकिन दवा नहीं खाई तो बुखार आ रहा है, तो अब टेस्ट करा देती हूँ। तो कल की क्लास का मुझे पता नहीं है, जैसा फीवर होगा या जैसी स्थिति होगी मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। और वैसे भी सबसे लास्ट में क्लास है तो इतना फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और एक तो क्लास इन्होंने इस वक्त लगाई है, रात में मुझे पहुँचते 8 बज जाएगा। 5 बजे छूटेगी, 5:30 के आसपास। लखनऊ में एंटर करने में घंटा लग जाता है क्योंकि वो पुल बन रहा है। नोट करके लिखिए, सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो राज्यसभा का एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। योग्यता, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है 30 वर्ष की आयु। आयु के आगे डैश करके लिख लो 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितनी? 25, 35 भी होगा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा लिखिए, वह है दल बदल अधिनियम के तहत
अयोग्य ना ठहराया गया हो, वह दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य ना ठहराया गया हो, और किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना दी गई हो। तो अब ये तो याद हो जाना चाहिए कि कितनी सजा होगी, कोई किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कितनी सजा पाले हम। राहुल गांधी कितनी सजा पाली है? 2 साल, इसीलिए तो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसको ऐसे याद कर लो उनसे, ठीक ना? पता है ना राहुल गांधी जी की सदस्यता चली है सजा तो लगातार ही मिलती है, रेस्ट करके नहीं मिलती कि अभी मेरा मन नहीं है तो मैं अभी सजा नहीं दूंगा। आराम से एक साथ ही मिलती है सजा। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें सजा को बदला जा सकता है, वो राष्ट्रपति के पास पावर है। मान लो कोई महिला जेल में है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको रोक सकते हैं, है ना, या कोई ऐसा कुछ बहुत से मुद्दे उठ सकते हैं उसी समय, हमें नहीं पता क्या उठ सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें सजा को बदलना या उसकी प्रकृति को बदलना या उसको अनिश्चित काल के लिए निश्चित काल के लिए रोक देना, वो आगे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा तो सजा हमेशा एक साथ ही मिलती है, ठीक। कहाँ थी मैं? तो किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा। तो इसमें जो योग्यता है वो बस इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो दल बदल वाला, दूसरा आयु, और तीसरा 2 वर्ष, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 100% फ्री में होगा कि कितनी सजा पर हो। हालांकि उन्होंने थोड़ा डीप में पूछे थे, जनप्रति अधिनियम किस अधिनियम के तहत उसको लाया गया, तो 1951 का है। चलिए ये नोट करके, अगर कोई सदस्य नोट करके, अगर कोई सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसको राज्यसभा में एंट्री उसकी खत्म हो जाती, ठीक। हाँ, अनुमति बिना अनुमति के ही, जैसे मैं ही अगर गायब हूँ बिना कुछ बताए तो मेरी सदस्यता खत्म ही कर देंगे। अगर मैं बता के जाऊंगी तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो लिखिए, अगर कोई सदस्य बिना सूचना दिए, यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। फिर लिखिए, राज्यसभा की प्रथम बैठक, ये वन लाइनर पूछ लेता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक 3 अगस्त 1952 को, 3 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है। राज्यसभा की भूमिका, राज्यसभा की भूमिका, पॉइंट करके लिखते जाइए। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं निर्वाचित, है ना। दूसरा लिखिए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया में, महाभियोग जैसी प्रक्रिया में जब महाभियोग लाया जाता है तो दोनों सदन की इंपॉर्टेंस होती है, तो राज्यसभा की भी भूमिका हो गई उसमें। तीसरा, उपराष्ट्रपति का चुनाव और उसको हटाए जाने के संबंध में, उपराष्ट्रपति के चुनाव और उसको हटाए जाने के संबंध में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में। नेक्स्ट, आपातकाल के घोषणा प्रस्ताव में, आपातकाल की घोषणा प्रस्ताव में। ठीक है। अब हेडिंग डालिए राज्यसभा के विशेष कार्य, या फिर ये कह सकते हैं ये जो विशेष काम है जो राज्यसभा को लोकसभा के ज्यादा पावरफुल बनाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, ठीक है, तुलनात्मक रूप से। तो राज्यसभा के विशेष काम लिखिए, आर्टिकल 249
आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा राज्यसभा राष्ट्रीय हित के महत्व पर राज्य के विषय में कानून बना सकती है। राज्य के विषय में कानून बनाने के लिए संसद को बोल सकती है। मतलब 249 क्या कहता है, अगर राष्ट्र का हित देखा जाए तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि राज्यों के पास पावर है अपनी कानून बनाने की, तो उसमें क्या देखेंगे, अगर राष्ट्रीय हित में है तो राज्यसभा सबसे पहले इसको पारित करेगी और संसद को बोलेगी कि आप इस पे कानून बनाइए। ठीक है, तो कितनी बड़ी पावर हो गई है। ठीक, समझ में आया, कहीं छूट गया? दूसरा आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन समझ रहे हैं? आर्टिकल 67 तीसरा, आर्टिकल 67 देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहली बार, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति को पहली बार राज्यसभा में ही लाया जा सकता है उसका पहला प्रस्ताव। तो आर्टिकल 67 लिखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पेश और पास किया जाता है। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति तो जो 12 सदस्य मनोनीत करता है ना, उनके क्षेत्र लिख लो, मनोनयन, या ऐसे लिख लो, मनोनयन के क्षेत्र। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन के क्षेत्र, इनके क्षेत्रों से पहला विज्ञान, पॉइंट लिख के लिख लीजिए, लाइन बना के लिख लीजिए, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। इतने में से ही वो किसको चूज कर लेते हैं, मनोनयन। ठीक है, 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो इतने 4 क्षेत्रों से किया जाता है। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है? तो राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो याद हो आपको, वो किसी क्षेत्र में हो, और जो हमेशा चर्चा में रहती हैं आपकी, जो और चर्चा में रहती है, जो हमेशा खिंचाई रहती है हर वक्त देखो। कौन? अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम क्या है? देखती हो, किसी को देखती नहीं है, जब उनका देखना तो हल्का हल्का देती है, वो आपको थोड़ी सी लगती है, मुझे इसका मतलब नहीं है। तो कला उनके पास है ना, फिल्म जगत कला क्षेत्र ही कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी जा सकते हैं। आप लोग को जाना है? नहीं ना? अरे बैठ के पेंशन मिलती है, जाना है, आराम से अपना सांसद लिखा लेना गाड़ी पे, घूमना है बढ़िया से। तो राज्यसभा इतना ही है, राज्यसभा में और कुछ नहीं। जब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे, कुछ पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया जाए? बताना आप लोग। दिखाई नहीं होगा।
ठीक है, पहली बैठक पता है कब हुई थी? पहली बैठक, जैसे आपको पहली बैठक पता थी 9 दिसंबर, है ना? अब आंसर मत देखो, बस अपना दिमाग दौड़ाओ। दूसरी 11 दिसंबर और फाइनल 24 दिसंबर, सॉरी 24 दिसंबर थी, जनवरी थी, 24 दिसंबर थी शायद, ठीक। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? पूछा क्या गया है? संविधान सभा की स्थापना, वो बैठकें थी। तो एक तो तय है कि 9 और 10 से पहले ही हुई होगी, कि नहीं? क्योंकि इसमें तो बैठकें हुई थी। बैठकों के बाद कहां से भैया, आप दिमाग लगाओ जरा सा, बैठक अगर हुई है तो बैठक के बाद संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिए पहले। जैसे मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये पता है कि 10 तो बिल्कुल नहीं है, 26 होने का कोई मतलब नहीं है, इसका भी होने का मतलब नहीं है। और हमें पहली बैठक, वैसे मैं कह रही हूँ ना, अगर नॉलेज है तो चीजों को सॉल्व कर ले जाओगे। तुम्हें ये तो पता है ना पहली बैठक 9 और 10 को हुई थी, 12 को हुई थी, 9 और 12, 9 को हुई थी और 12 को हुई थी। तो ये पता है 9 और 12 से पहले ही हुई होगी स्थापना, तभी तो बैठे होंगे। कट गया कि नहीं कट गया? क्या तुम लोग आंसर ढूंढने लग जाओगे? बताओ, कुछ मेहनत करनी पड़ी? जितनी नॉलेज थी उसी मेथड से आपने क्वेश्चन को फाइंड किया कि नहीं किया? मानते हैं इस बात को? तो सॉल्व ऐसे ही करना है। आप ये इसमें डायरेक्ट आंसर ना खोजने लग जाना, ठीक है? अब इसमें क्या नहीं खोजना है, हमें आंसर नहीं खोजना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही था, ठीक है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है ना? अब हमको क्या पता होना चाहिए भाई, जब कोई भी प्रारूप आता है तो उससे पहले कोई इस प्रारूप को बनाता होगा। प्रारूप को किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है, प्रारूप को किसने बनाया था? बी.एन. रॉय ने। एक क्वेश्चन आपको ये सामान्य सा आता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें पता है कौन है? अम्बेडकर जी। लेकिन ये है कि प्रारूप समिति को किसके द्वारा बनाया गया, ये तो अध्यक्ष से तब कहाँ जाओगे। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के जो जिसने बनाया था, इसमें दिया नहीं दिया तो कहाँ दिया है? बी.एन. रॉय, ठीक है? तो इसके साथ हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 2। पहला तो हमें ये पता था प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और उसके बाद यहाँ हमने क्या कर लिया? बी.एन. रॉय इसको बनाए थे। समझे इसका मतलब? समझे क्वेश्चन का? ठीक ना? और एक कॉपी बना लो तुम लोग, एक कॉपी क्या बना लो? क्वेश्चन को, इन्हीं की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बार बार तो खोलोगे नहीं। हर एक क्वेश्चन का, जैसे मैंने बना रखी है 95 से लेके 2022 तक के सारे पेपरों का मैंने बना रखा। जो मुझे आता है वो छोड़ दिया, जो नहीं आता वो लिख लिया। जैसे अगर मान लीजिए आपको आता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो ये मत लिखो, ये लिखो प्रारूप समिति को किसने बनाया था, वो लिखो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, बार बार इसको नहीं छूओगे। इसको बार बार छूना बहुत आफत वाली काम, मतलब जब आपकी कॉपी हो जाएगी तो आपको पता है कि आपने उसको हर तरीके से लिखा है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। आप अब जैसे मैं वही तो अपडेट क्या किया था, यही किया जाता है ना, नॉलेज के बेस पे कैसे क्वेश्चन सही किया, यही तो किए जाते हैं ना। तो यही है, ठीक है? उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो सबको पता होगा किससे किया गया? समिति, हाँ, ठीक है? तो ये पता है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक? एक कॉपी बना लेना याद से, फिर वो प्रीवियस पेपर वाला वो झमेला खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी सिलेक्शन लेते हैं उनकी एक घटना चक्र की कॉपी बनी रहती है कि उनको जो जो नहीं आता है केवल वो उसके नोट्स बनाते हैं, और एक उनका प्रीवियस ईयर का कॉपी बनी रहती है। अब आपको जैसे ये पढ़ना हो, पूरा पेज आपने 2 पेज में मान लीजिए पूरा खत्म कर दिया सॉल्व पेपर, तो आपको बार बार ये नहीं उठानी पड़ेगी, बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये फिर केवल याद कर लो, ठीक? तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, सब कर लेंगे। तो इसको आप जब कॉपी में इसमें छोड़ दें। कॉमन सी बात है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है? लगभग कितने महीने में? 6 महीने में। छोड़ दो इसको। अब भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को लिया, तो पहले तो ये समझना चाहिए अवशिष्ट अधिकार है क्या? जो भी अधिकार कहीं नहीं दिए गए हैं वो किसके पास जाएंगे?
6 महीने तक रह सकता है। अगर वो शपथ भी नहीं, मतलब अगर उसका सदन की सदस्यता नहीं तो रह सकता है 6 महीने, लेकिन उसके बाद नहीं रह सकता। तो इसको घुमा कर ही पूछो तो उसका मतलब कर ही लोगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस है, ऐसे तो सॉल्व किया जाता है। फिर किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? अभी लिखा है तो यूपी की कितनी है? 31। और लोकसभा में 81 है, 80 है शायद, 80 है तो लिखा भी। ठीक है। हालांकि अब आप देख रहे होंगे करंट में जो वर्तमान की चीजें होती हैं उसमें बोल देता है कि इस समय किसकी कहाँ सीटें हैं। तो आपने कभी देखा है, आप क्या लगता है आयोग ये चाहता है कि आप सारी सीटें रट लें? वो सबसे सरल क्वेश्चन होता है, उसको हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है, हमेशा छोटा राज्य दो राज्य छोटे दिए गए होंगे और कुछ बड़े दिए गए होंगे। तो पहले तो ये तय कर लो, जैसे मान लो कुछ भी है तो पहले ये कर लो कि छोटे राज्यों में इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो मतलब वो आप उससे कर लेंगे तो आप मैच आसानी से कर ले जाएंगे। और मैचिंग इतनी सरल होती है अगर एक बार आपने जान लिया, जैसे आपको दे दे पूर्वोत्तर में दे दे या फिर ऐसे कोई केंद्र शासित प्रदेश दे दे या कुछ भी दे दे, तो वहां तो आप जान लेंगे इतनी हो ही नहीं सकती। जैसे पंजाब में मान लो 60 सीटें दे दी, तो आपको लंबा से आइडिया हो जाएगा 60 सीटें कहाँ से हो जाएंगी। जब हमारा यूपी की 80 सीटें तो पंजाब 60 कहाँ से हो जाएंगी। लास्ट टाइम मैंने इसी ट्रिक से सही किया था अपना क्वेश्चन, मुझे सीटें नहीं याद थी लेकिन एक आइडिया था कि किसी का क्षेत्र इतना है तो इतनी सीटों से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तुम्हें अपना यूपी तो पता है, यूपी के आसपास के एरिया पता है, यूपी चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, तो यूपी से ज्यादा जो 3 राज्य है उनका अपना जान के चलो यूपी से ज्यादा ही होंगे वो। और अगर वो यूपी से कम है तो हटा दो, बहुत सरल है। मैं बार बार कहती हूँ सॉल्व करना, जिस दिन सॉल्व करना सीख गए पेपर नहीं रुकेगा। समझे इस बात को? तो आंसर मत ढूंढा करो, पेपर को सॉल्व किया करो। जब आपसे बोला जाता है पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं पढ़ा और टिक मार दिया, सॉल्व करने का मतलब आपने क्वेश्चन में कैसे उसे समझा, कैसे उसे समझा, और अगर समझा है तो उसको कैसे किया है। और आपने अगर समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता। मैं बार बार कहती हूँ अभी आप पेपर उठा लो, अगर अभी जल्दी में दिया हो 22 में ही दिया था कि आपको मिलाने के लिए दिया गया था, लेकिन आपने इतनी नॉलेज लगा ली कि ये यूपी से बड़े नहीं है या यूपी से छोटे नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन सही करने के। मैटर करता है आपको नॉलेज कितनी है, आप अपने नॉलेज को कैसे कनेक्ट करते हो। अगर आप रटे हुए हो ना, ज्यादा 50 क्वेश्चन से ही कर पाओगे रट के, 50 के बाद की जो स्थिति होती है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में, पहले तो कथन और कारण का मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कथन का मतलब जब भी कथन पढ़ो, कथन के बाद तुरंत लगा लो क्योंकि, क्या लगा लो क्योंकि, और कथन के बाद जैसे ही क्योंकि लगा लिया तो फिर देखो ये क्योंकि इसके साथ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे आपने कोई चीज बोली, उसका रीजन आपने देख, जैसे मैं कल नहीं आ पाऊंगी तो मैंने बोला क्योंकि मैं बीमार थी, है ना। अगर मैंने कहा मैं कल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं आ पाऊंगी, ये कोई रीजन है क्या? तो आप बोलेंगे ये कथन सही और आप गलत है, ऐसे तो बोलेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो अपने आप क्योंकि लगा लेना इसके बाद। ठीक है, फिर आप पढ़ो भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल है, केंद्र और राज्यों में डिवाइडेड है या नहीं है। अब इसका रीजन पूछा क्योंकि, क्योंकि मतलब इसलिए है ऐसा कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कैसे हो सकता है, इसमें कुछ मैच कर रहा है, रीजन मैच कर रहा है, बताओ तुम ही कुछ सोचो। क्योंकि का मतलब ही होता है, आपने तो क्योंकि लगा दिया तो आप देख रहे हैं इसके साथ इसका रीजन मैच कर रहा है। इसलिए तो नहीं है कि केंद्र में एक शक्तिशाली केंद्र हमें बना रखा है कुछ परिस्थितियों में, आपातकाल की परिस्थितियों में, है ना, ऐसी स्थितियों में हमने बना रखा है ना, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं बना रखा कि संघीय प्रणाली हो जाए, इसलिए बना रखा है। तो इसका तो बात तो दोनों सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण, बात को समझ पाए कि नहीं ये बताओ, कितने लोग समझे कितने नहीं, तब तक पानी नहीं समझ में आपको नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपको भी नहीं आया, आ गया तो आप हाथ नहीं
जिला पंचायत की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया। पंचायती राज को लागू किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। ये तो आपने पता कर लिया, आपने तुरंत लगा लिया। अब सवाल पैदा उठता है, अब आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, बलवंत राय मेहता के विषय में क्या क्या जानते हैं? इस समिति का भाई पहले पता होना चाहिए, 56 के आसपास आई। ठीक, उसके बाद मेहता है जो अशोक मेहता जो है वो आपके 77 में आए, और उसके बाद गांधी समिति, गांधी समिति आपकी 68 में आई। उसके बाद राव समिति 85 में आई, ठीक है। सिंधवी 86 में आई। थुंगन और एक और भी गॉडविल थी, पता नहीं क्या, थुंगन आपकी 88 में आई। सोचो आपने इतने याद कर लिए, ठीक, आपने याद कर लिया। अब आपको मैचिंग में ये दिया है, अब आप जब वर्तमान एग्जाम देख रहे हो तो अब इसे ये नहीं पूछ रहा है, अब आपसे समितियों का मिलान कर रहा है। कम से कम 5-6 तो याद हो, 5-6 में से 2 भी अगर आ गए तो मैच कर ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे अब हमको यही साइड से लिख लेना है कि कौन सी समिति कब आई। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम सॉल्व करते हैं पेपर, क्या पता चलेगा कि मैंने अभी ये पूछा था, मुझे ये पता होना चाहिए। मैचिंग के लिए यही आता है। कितनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य, आंसर कभी मत देखो। अब सामने है इसका मतलब ये नहीं, तुम्हारा ध्यान अगर इस पे है तो मतलब तुम्हारी तैयारी कमजोर है, तुम्हारा पहले ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? अब दल बदल अधिनियम, अब आपको क्या पता है? आपको अब ये पता होना चाहिए दल बदल से रिलेटेड मुझे कितनी नॉलेज है। पहले तो अनुसूची पता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 10। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? जो संशोधन हुआ था वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या पता होना चाहिए? इसकी कुछ शर्तें हैं वो पता होनी चाहिए, समझे? बस इसमें और कुछ नहीं। और आपने अगर इसको यही खत्म कर लिया, आप पढ़ रहे हैं, आपने यही खत्म, अब आपको कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व किए जो आयोग पूछता है। अब आप ये नहीं कि इतना था बस इतना करके छूट गए, अब आपको इसके विषय में सारी जानकारी यही लिख लेनी है। अगर आती नहीं है तो आती है तो क्वेश्चन छोड़ दो, अपने आप में दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को? उसके बाद संपत्ति का एक अधिकार है, कैसा है? कैसा है संपत्ति का अधिकार? ये तो पता है, मौलिक तो नहीं रहा। जैसे कुछ बच्चों में कंफ्यूज हो रहा होगा कानूनी और वैधानिक को लेकर, मौलिक तो नहीं है। मौलिक का इसीलिए तो हटाया, तो कब हटाया ये पता होना चाहिए। 44 में हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल जोड़ दिया 300, ठीक है। उसके बाद तो इसके आगे क्या करते हैं, मौलिक अधिकार को तो हटाना ही था। नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार तो है नहीं कि पैदा हो गए आप संपत्ति के मालिक हो गए, प्राकृतिक नहीं है। बचा क्या? विधान। अभी भी इसका कि आप विधि के बिना किसी को किसी की संपत्ति से अलग नहीं कर सकते। कानूनी अधिकार तो बहुत छोटा हो जाता है दर्जा। वैधानिक का मतलब ही होता है विधि के बिना, किसके बिना? विधि के बिना। इसके लिए विधियां हैं, ठीक है। तो बस इसको यही खत्म कर दो। फिर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अब तुम्हें तुरंत जैसे 25 आया तो पहले तो तुम्हें आना चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो धार्मिक स्वतंत्रता से कब तक रिलेटेड है ये आना चाहिए दिमाग में। मैं सॉल्व करना सिखा रही हूँ, आपको पता है 25 से 28 तक है। तुरंत आपने देखा 25 ये तो 26 ये 27 से 28 मतलब मुझे पूरा याद है। जैसे देखा 25 में कंफ्यूज हो रही हो, 26 से आधा 27 में कंफ्यूज हो, तुरंत लिख लिया वहीं। तो जो आता है उसको छोड़ के जो नहीं आता उस पर काम करो, ये तो बहुत
संपत्ति का अधिकार हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से रिलेटेड पता होना चाहिए। कितने हैं अल्पसंख्यक से? 30 24 बच्चों को शोषण बलात्कार इन सबसे लेके हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब हम सॉल्व करते हैं उसमें हमें पता चलता है हम कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है प्रीवियस ईयर का? क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि उसने पूछा तो हम सोच क्या रहे हैं। अब आप अल्पसंख्यक को लेकर कंफ्यूज हो गए। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था अल्पसंख्यक मतलब 29-30। अब 29-30 में भी हालांकि 29 सबको प्राप्त है, बहुसंख्यक कोनों के भी, लेकिन जो 30 है सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक को प्राप्त है। किस मैटर में? प्रशासन करने के संबंध में, स्थापना करने के संबंध में। ठीक है, इस बात को समझे कि नहीं? अब ये देखो, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? किसकी नियुक्ति नहीं करता? अब आप बताओ, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति होती है? चयन होती है? क्या होता है इनका? ठीक, फिर राज्यपाल को भी कौन नियुक्त करता है? उसके बाद मुख्य निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का तो भैया चुनाव होता है, पढ़े हो कि नहीं? यहाँ नियुक्ति का मतलब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नियुक्ति मतलब कोई एक है, आपको उसको चुन लेना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती। ठीक, समझ पाए कि नहीं? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो एक बार रिटायर्ड हो गए, उसके बाद जो एससी के न्यायाधीश हैं वो वकालत कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात बताओ, थोड़ा सा सोचो। सर्वोच्च न्यायालय को हमने एक ऑटोनोमस बॉडी बना रखा है ना, बिल्कुल अलग है, स्वायत्त है, वो अपने उसके अपने क्षेत्र अलग है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी संस्था है न्याय की, संविधान की व्याख्याता है, तो इनको हर चीज से अलग रखा गया है। चंद्रचूड़ जी क्यों इस समय इतने फेमस हैं? वरना जब भी न्यायाधीश आते तो कोई किसी को जानता नहीं था, पता भी नहीं चलता था। ये भी था कि ये परंपरा है ऐसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते, मतलब खाना पीना इन सब में वो अपने आप को अलग रखते हैं किसी भी पार्टी से, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चंद्रचूड़ महोदय खुलेआम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके फादर भी रह चुके हैं, इसलिए वो अरे वही तो अभी आपने ये नहीं देखा था, अभी कौन था वो, मैं अभी वो कहने वाली थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा। रंजन गोगोई, गोगोई याद है? राज्यसभा सदस्य के लिए कितने मैटर उठा था कि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, आपने तो केवल इतना बोला ना किसी न्यायालय में नहीं कर सकते, तो यही तो उन्होंने बोला था कि आप किसी भी आप न्यायालय को कहाँ लेके आ रहे हैं? कार्यपालिका में घुसे हुए थे, मतलब में सबका क्षेत्र अलग है नहीं है? हमने कार्यपालिका को अलग किया, अगर कार्यपालिका न्यायपालिका मिल जाएगी फिर तो इनकी मिली भगत हो जाएगी, फिर देश कैसे चलेगा? आपने देखे होंगे, इसीलिए इंदिरा गांधी के टाइम पे कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत झड़प होती रहती थी। उन्होंने कहा ऐसा 24वां संविधान संशोधन आया, ये सब आया, अनुसूचियां जोड़ी गई, तो उन्हीं के टाइम पे, इससे पहले सब चीजें अच्छी चल रही थी। उसके बाद आप देख रहे हो चंद्रचूड़ के टाइम पे थोड़ा सा ये हुआ, उसके बाद इससे पहले और थे। हाँ, सबसे बड़ी बात उन्होंने वो कर दिया है, अभी हम जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनते हैं, निर्वाचन आयुक्त को, उन्होंने जैसे संविधान में क्या है कि केंद्र सरकार करेगी सिफारिश और चुन लिए जाएंगे। और हमने ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बहुत बार चुनाव पे उंगली उठाई है। हमने चुनाव पे उंगली क्या उठाई कि सरकार जो है ऐसा करती है वैसा करती है, वो भी मतलब आप एक तरीके से दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ भाई केंद्र सरकार है, अगर वो सिफारिश करेगा तो अपने ही लोग को करेगा, है ना? इतना बड़ा मुद्दा था। और निर्वाचन आयोग जो भी है वो भी बिल्कुल अलग पद है। उस भाई सबसे बड़ी संस्थाएं तो यही है कि सबसे बड़ी संस्था तो चुनाव कराने वाली हो गई, न्याय कराने वाली हो गई और प्रशासन कराने वाली हो गई। प्रशासन का मतलब है, शासन का मतलब आप समझ सकते हैं संसद या जो भी सदन में है, न्याय का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को मतलब न्यायालय को
उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उसमें विपक्ष का नेता होगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा कोई। सोचो अब तो नहीं कोई उठा पाएगा ना उंगली। अब नहीं, उंगली उठने का, जब भी कोई उंगली उठती है तो किसी ना किसी वजह से उठती है। तो अब जब भी ऐसे चुनाव होंगे तो अब जब चुने जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो किसके बेसिस पे, वो नई समिति जो आई है उसके बेसिस पे। इतनी बात समझ में आई? तो सीधी सी बात है, किसी भी न्यायालय में नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों में जाने लगा तो सीधी सी बात वो कहीं ना कहीं पार्शियल हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, मान लो मैं अभी उच्च न्यायालय में हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में हूँ, उसके बाद मुझे पता है यार ये वाला जो राज्य है या फिर ये वाली जो सरकार है भविष्य में मुझे कोई पद दे सकती है, तो थोड़ा सा हमारा ये रहेगा ना कि थोड़ा सा इनको हम रियायत दे दें। होगा कि नहीं होगा? ये स्वाभाविक है। हमारा जिससे लाभ होता है, हमारा जिससे स्वार्थ होता है, उसकी तरफ झुकने लगते हैं। तो इसी झुकाव को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, उन पर और भी रिस्ट्रिक्शन है। किसी पार्टी में नहीं जा सकते, खाना पीना लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। आप समझ रहे हो? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं? फिर नहीं तो बाद में फिर आपसे वो क्या कहते हैं, फिर आप पे एक तरीके से वो क्वेश्चन मार्क उठेगा ना कि अब आप इनके साथ घूम रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा निर्णय दिया था। तो न्यायमूर्ति बहुत उच्च पद है, उसको उच्चता है, उसको एक सीट स्थान इसलिए हमने दे रखा है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से कॉमन सेंस से भी हो जाता है। तो आप सीधी सी बात है, किसी भी न्यायालय में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ कुछ लग रहा है कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक सुर में बताओ। नहीं तो फिर आगे कराने का कोई मतलब नहीं है जब अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला भी था जब मैं डेमो देने भी आई थी, मैंने बोला था मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, उसके बाद आईएएस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपको याद हो, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास नॉलेज कितनी है। 22 का पेपर उठा के देखो, पता चल जाएगा कि आप नॉलेज, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम घुस गए उसमें। ध्यान से पढ़ने का मतलब आप इसको किसी मुद्दे को किस तरीके से सोच सकते हैं, वो ध्यान से। नहीं तो फिर आप तो सब कुछ पढ़ ले जाएंगे, वो सब पढ़ लिए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। उतना पढ़े जो एग्जाम में आता है, और जो भी एग्जाम में आता है उसको भी हमने कितने ध्यान से पढ़ा है। समझ रहे हैं इस बात को? देखो इसमें आ गया ये क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? आया कि नहीं आया? अब आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कोरिलेटेड है ना? आपने कुछ अलग नहीं पढ़ा है। तो आपको अपने नोट्स से बहुत प्रेम होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ लिया, उस सब्जेक्ट, मतलब आप मुझे चीजें
करोगे नहीं 30 ऐसा था 29 ऐसा था। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको नोट्स अपने पढ़ने की जो नजरिया है वो बदल जाता है, फिर आप नोट्स को और दूसरे तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये तो पता ही है 32 के तहत क्या प्रवर्तित कराया जाता है, केवल मौलिक अधिकारों की तो बात की गई है 32 में, या किसी और की बात की गई है? 32 के तहत हमने रिट जारी की थी तो सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेके ना। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट का जो है वो सारों में है। हाई कोर्ट जो है संवैधानिक अधिकार को लेके भी रिट जारी कर सकता है, उसके बाद मौलिक अधिकारों को लेके सांविधिक अधिकार सबको कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकार को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए? अब यही आपको लगता है कि आप रिकॉल कर लो अपने मन में, टहल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो जैसे मैं क्या करती थी, मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस ईयर के अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, टहलते चलते वक्त मैं उसको लगा के सुना करती थी, सोती भी थी उनको लगा के सोया करती थी। तो मैंने अपने आप को इतने बार सुना। तो आप लोग भी ऐसा किया करो कि चलो कुछ नहीं, आपने 10 करंट के 10 या 20 क्वेश्चन करंट के बनाए, या कोई ऐसा चीज, मान लो आपने पॉलिटी था, आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब आपको कुछ चैप्टर की चीजें याद नहीं थी, तुरंत ऑडियो निकाला, अपनी चीजें रिकॉर्ड की, सोते समय लगा लिया हेडफोन, या टहल रहे हो तो लगा लिया। जुनून है पढ़ाई का कि आप इसको ऐसे करो पढ़ाई, तो आपका टाइम यूटिलाइज ही तो हो रहा है। आप रास्ते में आ रहे हैं, अपने हेडफोन लगा लिया, यही तो होता है। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं सॉल्व करते हुए ला रही थी चीजें हेडफोन लगा के, तो इसको कहते हैं तैयारी, ये जुनून लेके आओ। और जिस दिन आप सोचो तुम चलते चलते भी अपना सब्जेक्ट रिवीजन करो, तुम कितने आगे निकल जाओगे। मतलब लोकसभा अध्यक्ष ही था, तुमने ऑडियो में फाइल नेम डाला अध्यक्ष या स्पीकर, और उसमें जो तुम्हें नहीं आता था केवल वो चीजें रिकॉर्ड कर ले, जीवन में कभी भूलोगे क्या? नहीं ना। और रिवीजन हो जाएगा सो अलग। तो ऐसे पढ़ाई करो, इस लेवल को लेके आओ, ऐसे ऐसे अपने टॉपिक बना लो जिसमें लगता है अच्छा ये याद नहीं तो इसको मैं बना लेता हूँ। बाइक चला रहे हो तो लगा लिया, कहीं जा रहे हो तो लगा लिया, है ना, कुछ काम कर रहे हो, घर में बर्तन या रोटी या जो भी चीजें खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो लगा लिया। मैं खाना बनाते समय लगा लेती थी हेडफोन, अपनी आवाज अच्छी लगती है, सुनना कर अपनी आवाज से देखोगे कितना अच्छा है, अपना देखोगे कि तुमने किस तरीके से, पहले जब रिकॉर्ड करोगे पहले तो यही आएगा क्या रिकॉर्ड करूँ, एक दो बार हटाओगे, फिर कहोगे केवल इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉर्ड करूँ, फिर 5 मिनट का भी अगर ऑडियो हुआ और 5-5 मिनट के तुमने सारे टॉपिक, मान लो कुछ का 10 मिनट का हो, तो सोचो तुम्हारे पढ़ाई का लेवल क्या होगा। सोचा कभी इस बात को? तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। फिर इसमें था भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संयुक्त जो बैठक है उसके संबंध में होती है। किसके संबंध में होती है? आपको पता है संबंध में नहीं होती है क्या? होती है। तो सीधी सी बात है किसमें हो जाएगी? साधारण विधेयक में हो जाएगी। उपराष्ट्रपति में नहीं हो सकती, वित्त में नहीं हो सकती, धन विधेयक होता तब भी नहीं हो सकती, संविधान संशोधन होता तब भी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद में निम्नलिखित राज्यों में विशिष्ट प्रावधान है, इसको मैं याद करा दूं। विशिष्ट प्रावधान मतलब राज्यों के लिए विशिष्ट, ये तो पता है 370 में तो जमीन को स्कूल है या नहीं है? अब इसको याद करते हैं, याद करने के तरीके बता दूं। देखो क्या था, विशेष राज्य का ना, राज्यों के लिए विशेष अधिकार दिख रहा है कि नहीं? अभी तो चलो उसमें केवल 371 दे दिया, इसलिए 371 किससे रिलेटेड है? अभी तो चलो उसने ये बोला 371 किस लिए है? केवल और केवल महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। सबसे पहले यही अलग हुए थे, ठीक। अब 371 ए आ जाता है, यही 371 ए इसको ऐसे ट्रिक से जो मैंने याद किया वो बताते, जो ए वाली श्रेणी मतलब जो आगे बैठते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे करो, तो आगे वाले व्यक्ति को कभी नागा करना चाहिए। नागा का मतलब समझते
चाहिए। तो ए श्रेणी के लोगों को कभी नागा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टीचर की नजर में रहते हैं हमेशा। तो 71 में कौन है? नागालैंड। ठीक, अब 300, अब ऐसे चलेगा 371। ठीक है, बी में कौन है? मैंने इसको ऐसे जैसे बी में है असम, मैंने इसको, अब असम को मैं अक्सर पढ़ती हूँ बसम, तो मुझे हर बार क्लियर होता है कि असम नहीं है बसम है। बसम का मतलब बी, बी मतलब बसम। अब इतनी तो नॉलेज होगी, फिक्स आप अपने ऐसे तो बनाते हैं। तो बसम से क्या, तो हर मोस्टली आता है मिलाने के लिए, आपको कूट में दे देगा या फिर आपको उधर दे देगा मैच इन द फॉलोइंग में। ठीक, सी क्या हो गया? सी को सलीपुर कर दो, सी को क्या कर दो, तो मुझे आज तक याद नहीं है। सी का सलीपुर, ई का आंध्र और तेलंगाना, आंध्र और तेलंगाना। अब ऐसे बहुत है ना सारे, एक दिन मैं आपको समझा दूंगी तब कर दूंगी, फिर लंबा वक्त जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? तो जैसे ही इधर बात आई थी, विशिष्ट प्रावधान की बात आई थी, तो 370 तो है नहीं, 71 है। 71 में सारी श्रेणियां याद होनी चाहिए आपको। और श्रेणियां आप पूछता, आपसे ये नहीं पूछता कितना आपका है, आपसे पूछेगा 371 आई में कौन है, किस राज्य को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। तो मैंने इसको याद किया था, आई लव गोवा। तो आई लव गोवा मतलब गोवा। ठीक है, तो कहने के तरीके हैं, आप अपनी पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं, मैं बस बार बार वही कह रही हूँ, उसमें ध्यान दो। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित किससे उल्लेख नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संघ में कौन है और राज्यों में कौन है और संवर्ती सूचियों में कौन है। ठीक है, तो इसको मैं लिखा दूंगी, अभी आया नहीं है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, हालांकि बैंकिंग का तो जैसे आप सोचो, तो बैंकिंग का मुद्दा है, पैसा ऐसा हमेशा किसमें होता है? संघ सूची में नहीं है, मतलब बैंकिंग राज्य भी, मतलब छोटे छोटे बैंक होते हैं, तो हमेशा तो है नहीं सारी केंद्रीय बैंकें होती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? केंद्रीय बैंक तो नहीं होती, केंद्रीय बैंक केवल एक है, कौन सी? आरबीआई। तो मतलब जो बैंकिंग का काम है वो राज्य में का भी है। ठीक है, दूसरा बीमा, बीमा बैंकिंग ये सब उसमें है, वो मैं आपको लिखा दूंगी, याद करने पड़ेंगे वो आपको। ठीक है, केवल जो गैस है वो नहीं है। ये तो कह रहा है ना, संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? गैस का, बाकी सब संघ की है। हाँ, अच्छा, ये मैंने बहुत बार बोला था, गणतंत्र का मतलब क्या था? सीधा सीधा कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, यही तो लिखा है ना। तो बस इतना ही याद करो, जहां भी है वंशानुगत, बस बाद में उन्होंने कहा फंसाया है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, कोई मतलब नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। भारत राज्यों का संघ है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो यही है। आप कंफ्यूज ना संसदीय शासन को लेकर हो सकते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि तो दिमाग नहीं दौड़ाना है, जहाँ केवल चीजें सरल हैं उनको सरल लेके चलो। गणतंत्र का मतलब सीधा क्या? वंशानुगत नहीं होंगे, हम उनका निर्वाचन होगा। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण, हमारा संविधान बड़ा क्यों है? पहला देखो, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है, एक हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखना सारे एक जैसे लगेंगे। अब इसमें से देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी बातें समाहित हैं, वो देख लेना। इसमें प्रशासकीय प्रावधान है, ये कोई मतलब नहीं है प्रशासकीय, इसका छोड़ दो उसको ना, ऐसी भाषा से भी समझ में आ रहा है, ये संविधान बड़े होने का कोई कारण नहीं हो सकता। भाषा इतनी बड़ी है तो भाषाओं में हम कभी कंफ्यूज हो, भाषा से ही अच्छी होनी चाहिए। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये कोई बात नहीं हुई, बात हुई क्या? दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, संघ और राज्यों दोनों का सरकारों का समावेश है, या दोनों का संविधान एक ही है इसलिए बना है, या संविधान के अंदर समाविष्ट है। एक ये कारण है जरूर, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने राज्यों को अलग से संविधान
ठीक ना। हमारे राज्य कितने हैं? 28 हो गए। 28 का मतलब जब उस समय जितने भी थे वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप ये सोचो दोनों का एक ही है इसलिए बड़ा है, ना कि इसलिए इसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों में हमें एक जैसे ले तो आप किसको टिक करेंगे? जो भारत के विषय में बात करता है, ठीक ना। हमने अलग चीजों से संविधान से लिया जरूर है, उसका मतलब ये नहीं कि हमने सब ले लिया है। 1935 से हमने ज्यादातर चीजें ली हैं, लेकिन हमारे राज्यों के भी तो अपने वो हैं, उनके लिए हमने अलग से तो संविधान बनाया नहीं है, तो इसको हम ऐसे टिक कर लेंगे। अच्छा ये था, अब ये उस समय का करेक्ट का क्वेश्चन रहा होगा। पहला कहना आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42। फिर कहने करेक्ट है, फिर एक बार उत्तर लगा लेते हैं। असम आपका आंसर में तो चली गई होगी, पंजाब और पश्चिम बंगाल। आप होते तो किस पे टिक करते? आंसर है इसलिए क्या? छोटा रथ। अब ये देखो कितनी, क्या असम पंजाब के बराबर हो सकता है क्या? मैंने बोला था ना चीजें तुरंत पकड़ी जा सकती है। असम उसने इसीलिए दिया भी है कि आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लें और आप टिक कर। क्या असम और पंजाब बराबर होंगे? बताओ, नहीं होंगे ना। तो सीधी सी बात है, असम में स्थानों की संख्या 14 है। आपको कहिए पंजाब नन्ना सा है, ठीक है, इतने में। असम आप देखेंगे कि इतना फैला हुआ है या नहीं है? 10 लाख में एक सीट मिलती है, तो बड़ा तो है ही पंजाब से। इतनी तो आएगा, आप जब मैप देखते होंगे तब इतना तो समझ में आएगा। अब ये देखो पंजाब का एरिया देखो, असम का असम का एरिया देखो। आपको ये लगता है यहाँ से आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं असम बहुत बड़ा है, पंजाब से तो बड़ा ही है। अभी एग्जैक्टली क्यों देख रहे हो कि पता चल जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जब मैप को देख रहे हो तो इस हिसाब से भी देखो कौन सा एरिया कितना, मतलब ऐसे ही मोटा मोटा। अब इसको याद ना करने बैठ जाओ, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि पंजाब है तो लगना, असम थोड़ा सा लंबा फैला हुआ है, इतना तो एक मोटा मोटा आइडिया रहता है, तो तुरंत कर ले जाओगे। इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। एक सेकंड बोलिए, और कुछ कह रहा था? 10 लाख पे एक मिलती है। हाँ। तेज बोलो, थोड़ा सुन नहीं पा रही। सीटों में नहीं, ये बता रहे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो आपने देख लिया। चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश है, लेकिन लोकसभा की सीटें देंगे तो हम नंबर पे है वो। हाँ, तो सबके साथ में नहीं, अगर कुछ ना हो तो एक अनुमान। मैं वही तो कह रही हूँ ना, जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना पड़ता है उसने कैसे दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ और भी दे सकता था, आपको उसने 13 और 13 क्यों दिया? मैं ये कह रही हूँ। वो आपसे इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको तो काट ही देंगे। 13 13 दिया मतलब आपको इतनी नॉलेज है या नहीं कि असम और पंजाब एक सीट है। पंजाब में जनसंख्या भले, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि सीटें उतनी ज्यादा हो। आप पूर्वोत्तर में देखेंगे तो सबसे जनसंख्या का एरिया देखा जाए, असम में अच्छी खासी वो मैदानी एरिया है। असम मैदानी एरिया है, तो वहाँ पे जनसंख्या अच्छा खासा निवास करती है। अगर ज्योग्राफिकल आप देखेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। ये पॉलिटिकल मैप, वो पॉलिटिकल मैप है, इसमें
नींद आ रही है तुम लोग को? थोड़ी और नींद लग रहा है। सॉल्व करने वाली बात आपको आती है आप लोगों को। तो इसको मैं कैसे हटाऊं? ये हटेगा कि नहीं हटेगा? ठीक है। इसके बाद भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है मतलब गलत है। इस चीज को तुरंत आसान कर लो। वहां पे सत्य नहीं है तो लगेगा सत्य है। ये छोटी छोटी चीजें तुरंत सही कर लेना। मेरा 1-2 नंबर अक्सर कटना है इन चीजों को। सत्य नहीं है मतलब गलत है। अब इतना दिमाग को केवल गलत देखना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो आप जानते ही हैं, सही हो गया। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक से अधिक हो सकता है, आप पढ़ते नहीं हैं। ठीक है कि महोदयों को अतिरिक्त राज्य का राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया, तो इसलिए न्यूज़पेपर जब पढ़ते तो चीजें क्लियर होती हैं। दूसरा वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती तो वह अवधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। अरे इतना कुछ नहीं है, ये गलत कह रहा है। सीधी सी बात है कि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो राष्ट्रपति हटा देगा, उसके लिए हम वहां जाएंगे क्या? ये तो आप कॉमन सेंस है। जो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, ये बात है नहीं। इसको मैं कितने बार बोलूं, राष्ट्रपति ही हटाएगा। जो संसद कर रहा है उनको संसद हटाएगा। ठीक है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने सकती है। देखो बात वही हो गई कि उच्च न्यायालय का क्षेत्र कितना है। केवल संवैधानिक अधिकार आता है, सांविधिक आता है, मौलिक अधिकार आता है उसका। इसीलिए तो कहते हैं उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है रिट जारी करने के लिए वो बड़ा है। क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लेकर, लेकिन ये चाहे संवैधानिक अधिकार हो चाहे सांविधिक अधिकार हो, सबको लेकर रिट जारी कर सकता है, इसलिए इतना बड़ा है। समझ पाए कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? लोकसभा में एसटी की सीटों की बात हो रही है। कितने की? एसटी की सीटें। मैंने बताया था कहाँ-कहाँ सीटें नहीं है, क्योंकि मैं एसटी है ही नहीं। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। इसको उस समय करेक्ट के हिसाब से पूछा गया होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश, बिहार 280, आंध्र प्रदेश में है 2, बिहार में है 6, महाराष्ट्र में है 4। नए राज्यों के गठन के बाद संख्या बदल जाती है। तो झारखंड सर्वाधिक एससी वाला, अनुसूचित जाति वाला कौन होगा सर्वाधिक? झारखंड। और एमपी स्टेट में किस नंबर पे आता है? शायद ये लिखाई भी होगी, क्रम से लिखाई होगी कहाँ की सीटें कितनी है एससी की और कहाँ पर एसटी की नहीं है, कहाँ पे एससी की ज्यादा है। ये 1 लाइनर आपको याद करना पड़ेगा। बस करो या फिर और? हाँ? एक लाइनर बोलो बस। किसी का बोर नहीं होना चाहिए बस। तो हमारा राज्य कहाँ तक है ये देखो। बता देंगे तो पता चलता है। ठीक है। तो बात समझ में आया? कम है, जब इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। किसी को कुछ पूछना है? सो गए थे क्या? नहीं उनसे कह रहे हो उठे एकदम। हाँ हाँ जाइए, क्लास भी खत्म है, मत कीजिए।